हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 आज इसकी हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और इसकी स्टार्टिंग हम एक बहुत ही सिंपल चैप्टर से करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और इसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी बुलाते हैं। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये हमारे कोर्स का मोस्ट सिंपल चैप्टर होता है और स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को टीचर के साथ में रिदम बनानी होती है, तो इसलिए हम इजी चैप्टर से ही इसकी स्टार्टिंग करते हैं। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग के सर ये जो हम स्क्रीन पर मटेरियल देख रहे हैं ये कौन सी बुक है? तो ये हमारा खुद का स्टडी मटेरियल है, और क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में डिफरेंट बुक्स होती हैं, हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास एक्स बुक हो, किसी के पास वाई बुक हो, तो इसलिए हमने ये कॉमन मटेरियल डेवलप किया है और इससे पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो ये हमारा स्टडी मटेरियल है जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाता है www.gagankapurclasses.com। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था और व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इसका जो नोट्स है वो भी मैंने ग्रुप पर भी शेयर कर दिया था। तो आइए मैं आपको बताता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या कहता है। पर इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको बात समझाएंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक फाइनल अकाउंट्स नाम का एक चैप्टर पढ़ रखा है। ये आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं और ये आपके सेमेस्टर का भी पार्ट है। सेमेस्टर 1 में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन फाइनल अकाउंट चैप्टर क्लास 11th में जरूर पढ़ा था। वहां पर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हमें बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी होती हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया होता था क्लोजिंग स्टॉक। इस क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर शो करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर ये बताने की कोशिश करता है कि गगन, बच्चों को बताओ आज तक आपने ये वैल्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखी, कोई चैप्टर नहीं पढ़ा कि इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमें इसी की वैल्यूएशन के बारे में बताएगा कि हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, आइए जी। पहले हम कुछ सिंपल बातें करते हैं, फिर हम चैप्टर को जो है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपने बुक में कुछ भी नहीं देखना। अकाउंटिंग कहती है कि गगन, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के दो तरीके हैं। एक तो वो कि आप इसके लिए स्टॉक या फिर स्टोर्स लेजर बनाओ, या तो आप इसके लिए स्टोर्स या फिर स्टॉक लेजर बनाओ। सर हमने कई सारे लेजर पढ़े हैं लेकिन हमने स्टॉक या स्टोर्स लेजर नहीं पढ़ा, तो ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर आप स्टॉक या स्टोर्स लेजर बनाते हैं तो इसका एक टेक्निकल नाम है, इसे हम बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम। ठीक है सर। और दूसरा तरीका ये है कि हम बेसिकली फिजिकल काउंटिंग करके अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये वाला मेथड
फॉलो करना चाहिए। अच्छा मेथड है ये, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सर जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कहती हैं कि हम बिजनेस करेंगे या हम सारा दिन स्टॉक के ऊपर ही अपना दिमाग लगाते रहेंगे। भाई हम तो बेचने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टॉक पे कम फोकस करते हैं। तो वो पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करते हैं। और हमारे एग्जामिनेशन के अंदर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं गगन परपेचुअल तो हम पूछेंगे पूछेंगे, कभी कभी पीरियोडिक भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको स्टॉक लेजर या स्टोर्स लेजर के साथ शुरुआत करूंगा। अब होता क्या है, स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है तो मैं उसको बता दूं, इन लेजर के अंदर ना कुछ हम प्रिंसिपल या फिर कुछ मेथड्स की बात करेंगे आपके साथ। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। बस मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। हमारे पास सेवरल मेथड्स अवेलेबल हैं। देयर आर several methods, but most popular methods are, सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा पॉपुलर होगा वेटेड एवरेज मेथड, और तीसरा ये अलाउड नहीं होता लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या बुक्स के अंदर बहुत कॉमनली दिखाई दे जाता है, वो है थर्ड मेथड, दैट इज लीफो मेथड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, इन तीन मेथड्स की बात करेंगे और आज हम पहली क्लास में आपके साथ स्टोर्स लेजर की बात करेंगे। नाउ कैसे बनाएंगे स्टॉक या फिर स्टोर्स लेजर, तो 2 मिनट पहले आप मुझे बनाने देंगे और फिर आप इसको कॉपी करेंगे क्योंकि ये आपके लिए न्यू है। इसमें एक स्मॉल कॉलम बनता है डेट का, एक कॉलम आप बनाएंगे डेट का, उसके बाद 3 बड़े कॉलम्स आप बनाएंगे जिसमें से पहला कॉलम होगा रिसिप्ट्स का, दूसरा कॉलम होगा इश्यूज का और तीसरा कॉलम होगा बैलेंस का। यानी ये आपका लेजर डेबिट क्रेडिट लेजर नहीं है, ये डिफरेंट है। और हर एक इस कॉलम में आप क्वांटिटी रेट अमाउंट 3 चीजें बनाएंगे। क्वांटिटी रेट अमाउंट तो आप अकॉर्डिंगली ही अपने रजिस्टर में बनाइएगा, चाहे आप रजिस्टर को आप वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल कर लें, जैसे आपको ठीक लगता हो। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा है और इसमें 3 बिग कॉलम है, एक डेट का स्मॉल कॉलम है। अकाउंटिंग में हम करते हैं डेबिट क्रेडिट, यहां पर रिसिप्ट इशू और बैलेंस चलेगा। तो रिसिप्ट के अंदर क्या आता है, रिसिप्ट के अंदर आता है कि जब आप स्टॉक को परचेज करते हैं तब आता है, या फिर कोई कस्टमर अगर गुड्स को रिटर्न कर दे, सेल्स रिटर्न करता है, तो एंटिटी के पास गुड्स इनफ्लो हो रहा है, गुड्स आ रहे हैं। अगर एंटिटी में गुड्स आए हैं तो रिसिप्ट में लिखना है, हम लिख रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक आया। स्टॉक आने के 2 मेन तरीके हैं, या तो हम परचेज करके लाए या जिसे हमने सेल किया था उसने रिटर्न कर दिया। तो ये दोनों ही घटनाएं रिसिप्ट कॉलम में रिकॉर्ड होंगी। कैसे होंगी बताएंगे। इशू कॉलम में सेल्स की कॉस्ट रिकॉर्ड होगी, सेल्स की सेलिंग प्राइस अगर क्वेश्चन में गिवन है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। स्टॉक के अंदर कॉस्ट के हिसाब से ही काउंटिंग की जाती है, परचेज भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाएगी, सेल्स भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड की जाएगी, ध्यान रखना। और इसके साथ साथ हम अगर परचेज रिटर्न कर रहे हैं, मैं कुछ गुड्स परचेज करके लाया था उसे मैंने रिटर्न कर दिया, तो वो एंटिटी में से स्टॉक जा रहा है, इशू हो रहा है, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो हमारे पास बच जाएगा, जो लेफ्ट आउट हो गया, वो हमारा स्टॉक बन जाएगा। ये 3 कॉलम होते हैं और ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में आप इसको जो मैंने रेड से लिखा है इसे आप नहीं लिखेंगे, ये केवल आपके समझने के लिए था। बनाना कैसे है तो मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताता हूँ, और बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि कहने की बात नहीं है। और आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आता है। अच्छा सर, क्वेश्चन करके देखेंगे फिर बताएंगे। आइए जी, मैं आपके साथ चलता हूं
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपको चिंता नहीं करनी है कौन सी बुक से है, तो ये हमारे मटेरियल से है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, और जब ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो इतना सिंपल है कि आप कहेंगे कि सर वाह मजा आ गया। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ साई मिल्स। तो एक एंटिटी के पास स्टॉक की डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, कभी वो परचेज कर रहे हैं, कभी वो इशू कर रहे हैं। इशू फॉर कंजम्पशन लिखा है, यहां पर सेल्स भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो इशू फॉर कंजम्पशन लिखा हो, सेल लिखा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देखना है कब कब स्टॉक रिसिप्ट हुआ और कब कब स्टॉक इशू हुआ, रीजन कुछ भी था। जब भी स्टॉक रिसिप्ट होगा मुझे उसकी कॉस्ट चाहिए, ये कॉस्ट है। और जब भी स्टॉक इशू होगा या जब भी स्टॉक सेल होगा, तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां जो भी प्राइस देगा वो मेरे किसी काम का नहीं होगा, आगे से दिया होगा। तो आप इमोशनल मत हो जाना, सर इसका भी तो कुछ करेंगे। स्टॉक की मूवमेंट कॉस्ट के ऊपर होती है और कॉस्ट परचेज के वक्त मिल जाती है। तो दोबारा देखते हैं, सर ये ओपनिंग स्टॉक था, ये परचेज था, ये इशू हुआ, परचेज इशू इशू परचेज इशू। तो सर इसमें सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न नहीं थी, कोई बात नहीं। अगर सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न आ जाती तो मैंने आपको बता दिया, सेल्स रिटर्न मेरे लिए परचेज के जैसे ट्रीट होगी और परचेज रिटर्न मेरे लिए सेल्स की तरह ट्रीट होगी, क्योंकि उसमें स्टॉक का आउटफ्लो होगा, ठीक है। इससे हम स्टॉक स्टोर्स लेजर में कैसे बनाएंगे, वो कह रहे हैं गगन से, ये देखो ये जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स की हमने आपको मूवमेंट बताई है, आपने में बतानी है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च कितना होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। तो वो आपको बताएगा किस बेसिस पर आपने बनाना है। सर अगर वो नहीं बताएगा तो फिर हमारी चॉइस होगी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर में तो वो खुद बताएगा, ठीक है। नहीं बताएगा तो हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारी सबसे बेहतरीन चॉइस होती है। तो हम आइए क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं, ये मैं अपने सेल्फ मटेरियल से बना रहा हूं और ये स्टोर्स लेजर या स्टॉक लेजर में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर बना रहा हूं। यहां से देखिए, सबसे पहले 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009 ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज। तो आपने यहां लिखना है 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज और यहां लाइन लगा देनी। ये 1 जनवरी को रिसिप्ट नहीं हुआ, ये 1 जनवरी को हमारे पास पड़ा हुआ था, ओके। तो एक ट्रांजैक्शन जब आप लिखेंगे उसके बाद आप एक लाइन लगा देंगे कि भाई वो ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है सर, ये हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट 1 जनवरी को फिर आपने परचेज किया है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। तो 1 जनवरी को हमने परचेज किए 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज, 6000, ठीक है। अब हमारे पास 100 यूनिट्स पहले थे और 200 यूनिट्स हमारे पास नए आ गए। प्रॉब्लम यह है कि मेरे जो पुराने यूनिट्स थे 100 रुपीज वाले, वो मैंने 25 रुपीज पर परचेज किए थे और आज जो मैंने गुड्स परचेज किए उसका प्राइस बढ़ गया है, वो 30 रुपीज है। तो मेरे पास टोटल 300 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है, ध्यान से सुनना, कि गगन उनका रेट अलग है, इनका रेट अलग है, आप अलग अलग लिखो। यहां लिखो 125 रुपीज वाले हैं आपके पास, 200 न्यू यूनिट्स जो आपने परचेज किए हैं वो 30 रुपीज वाले। ऐसे आपने इसको अलग अलग रखना है, ओके सर। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 जनवरी को आपने इशू किए 100 यूनिट्स, 15 जनवरी को आपने सोल्ड किए, मतलब आपने इशू किए 100 यूनिट्स। अब वो 100 यूनिट्स आपने इशू किए, समझिएगा बात को, आपका स्टॉक रखा रहता है गोडाउन के अंदर, ठीक है।
तो आप जब काउंटर के ऊपर जाते हैं, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी जाते हैं, तो डिपार्टमेंटल स्टोर वाला बिलिंग कर रहा होता है, आपने परचेज किए 100 यूनिट्स, उस डिपार्टमेंटल स्टोर पे जब बिलिंग हो रही है तो उसको नहीं पता कि आपने कौन से वाले 25 रुपीज वाले गुड्स उठाए हैं या 30 रुपीज वाले गुड्स उठाए हैं, उसको नहीं पता। जो भी प्रोडक्ट आता है, जैसे आप मान लीजिए बिस्किट का कोई पैकेट उठा के लाए हैं, तो बिस्किट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि इसका प्राइस है 60 रुपीज। अब इसका प्राइस है 60 रुपीज, तो ये मुझे कितने में आया था? ये मुझे 40 रुपीज में भी आया था, मुझे 39 में भी आया था, मुझे 41 में भी आया था। तो मुझे नहीं पता कि ये आपने जो उठाया ये 39 वाला उठा लिया, 40 वाला उठा लिया या 41 वाला उठा लिया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कंसेप्ट यहीं पर ही है। वो समझाता है, कहता है गगन, जब हम सेल करते हैं और कस्टमर जब वहां से गुड्स को उठाता है, तो मुझे नहीं पता उसने 25 वाला पिक किया या 30 वाला पिक किया। अगर मुझे पता लग जाए तो आप कहेंगे कि सर एग्जैक्ट अकाउंटिंग करो। अकाउंटिंग कह रही है गगन ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि कस्टमर फिजिकली कोई भी गुड्स उठाए, उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, मैं एक प्रिंसिपल से चलूंगा और मेरे प्रिंसिपल का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम जो पहला प्रिंसिपल सीख रहे हैं उसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स आइटम्स परचेज्ड फर्स्ट विल बी सोल्ड फर्स्ट। जो आइटम पहले परचेज की, हम पहले उसे सेल करते हैं अपनी बुक्स के अंदर। हुआ क्या, कस्टमर गया और कस्टमर ने देखा कि यार ये नई पैकिंग है, नई पैकिंग वाला सामान 30 रुपीज वाला था, वो 30 रुपीज वाला उठा के ले आया। लेकिन फिर भी अकाउंटिंग कहती है गगन आपने फिजिकल मैचिंग नहीं करना कि 100 बॉक्सेस में से 25 वाला कितना है, 30 वाला कितना है। अगर आप ये 1 to 1 मैचिंग करते रहोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब मैंने एक प्रिंसिपल से चलना है। मेरा प्रिंसिपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स मेरे पास पुराने पड़े हैं, मैं ये मान के चलूंगा कि कस्टमर ने यही वाले मुझसे लिए। 100 यूनिट्स लिए तो मैं 25 रुपीज वाले यहां पर दिखा दूंगा कि मैंने जो सेल किए हैं वो 100 यूनिट्स 25 रुपीज वाले थे, ये मेरे सेल हो गए। भले उसने नए वाले उठाए हो, भले उसमें 40 पीस नए हो, 60 पीस पुराने हो, आपने 1 to 1 मैचिंग में नहीं पढ़ना है। अकाउंटिंग कहती है एक जनरल प्रिंसिपल से चलेंगे। आपका प्रिंसिपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कस्टमर जो भी उठाए बुक्स के अंदर मानना है कि जो पुराने वाला सामान था वो बिक गया। सर 100 यूनिट्स बिक गए, ओके, तो सर ये वाले 100 यूनिट्स सारे बिक गए, 200 में से कुछ भी नहीं बिका अभी, तो 200 वाले को बैलेंस में दिखा दीजिए। अब मेरे पास न्यू ये बैलेंस बच गया, खत्म। ये लीजिए। इस तरह से हम हर डेट पर अपना स्टॉक अपडेट करेंगे, हर ट्रांजैक्शन के बाद अपना स्टॉक अपडेट करेंगे। सर अगला मैं बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा अगला तुम बताओ। सर 1 फरवरी को हमने परचेज किए हैं 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज। 1 फरवरी को परचेज किए 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज, 16,000। हमेशा आपको परचेज में प्राइस जरूर दिया हुआ होगा। अब सर हम क्या दोनों को मिक्स कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे पास 200 यूनिट्स 30 रुपीज वाले पहले पड़े थे, आज मैंने 400 यूनिट्स और परचेज कर लिए 40 रुपीज वाले, ये हो गए 16,000। ये लीजिए, ये मेरा आज का पोजीशन आ गया। सर अगला देखते हैं। अगला है इशूड। अब आपने इशू किए 200 यूनिट्स, यहां पर रेट नहीं दिया, अगर दिया होता तो मेरे किसी काम का नहीं था। मैंने 200 यूनिट्स इशू किए, ठीक है, यहां लिखूंगा 200 यूनिट्स। अब मुझे देखना है इसका प्राइस कहां से आएगा। क्वेश्चन से मत उठाना, कंसेप्ट से उठाना। कंसेप्ट कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे पुराने वाला देखो। तो सर सबसे पुराने वाला मेरे पास जो स्टॉक पड़ा है
वो 30 रुपीज की कॉस्टिंग का है, तो 30 रुपीज, 6000, स्टॉक में बच गया 440, दो चार बार करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। 15 फरवरी के बाद फिर 20 फरवरी में फिर से 200 यूनिट्स को इशू किया गया। 200 यूनिट्स को हमने इशू किया। अब मैं चेक करूंगा, मेरे पास तो सिर्फ सारा का सारा 40 रुपीज वाला स्टॉक बचा हुआ है, सारा स्टॉक 40 वाला है, तो यहीं से मैंने इशू किया। यहाँ लिख दूंगा ये 40 रुपीज मटेरियल है, ये इशू हुआ, और ये मेरे पास अब नया बैलेंस बच गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है 1 मार्च को आपने 300 यूनिट परचेज किए 50 रुपीज वाले। मार्च को 300 यूनिट्स परचेज किए, रेट था 50 रुपीज, 15,000। 200 40 रुपीज वाले, 300 50 रुपीज वाले। ओके, लास्ट हमारे पास अब बच गया है इशू फॉर कंजम्पशन 200 यूनिट्स, 13 मार्च इशूड 200 यूनिट्स। तो अब हम देखेंगे, हम हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पुराने वाले इशू करेंगे। तो ये 40 रुपीज वाले इशू कर दिए, ये हो गया कितना, 8000। स्टॉक में बच गया 300, 50 रुपीज वाले 15,000। बताइए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जब भी आप इशू में कोई आइटम दिखाएंगे तो आपने जो प्राइस क्वेश्चन में अगर दिया है इग्नोर करना है, और आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले पुराने वाले गुड्स का प्राइस लिखना है। हम ये मान के चलेंगे कि हमने पुराने वाले गुड्स को पहले इशू किया। ओके सर, बहुत सिंपल था। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अनसॉल्व, ये वाला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ओके सर, क्या हमारा वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसमें से सिर्फ हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किया है। तो मैं आपके साथ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मटेरियल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ मेसर्स अजय एंड कंपनी। ओके, जनवरी, फेब्रवरी, अप्रैल, जून। ओके, ये आपको कई सारी डिटेल दी हुई है। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ स्टॉक एज ऑन 30 जून अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। तो थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना, अगर आप चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को मेथड से खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम अभी घबरा रहे हैं, तो फिर मेरे साथ बनाइए। सोर्स लेजर, हम बना रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज और बैलेंस। डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस।
बोलिए क्या इतना ही आएगा? नहीं सर, इसमें फर्दर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। हमें इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक नील था। 1 जनवरी 2008 परचेज किए 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। लिखिए 1 जनवरी 2008। आप चाहें तो ईयर को ऊपर भी लिख सकते हैं, फिर यहां लिखने की जरूरत नहीं है। परचेज किए 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, 12,000। अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो घबराना नहीं है, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है। पर इतनी सिंपल कैलकुलेशन को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वर्बली कर लें। परचेज 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 24। परचेज्ड 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 24। तो पुराने गुड्स अलग प्राइस के थे, नए गुड्स अलग प्राइस के हैं, तो बताइए क्या इनको मिक्स कर दें? नहीं सर, इन्हें अलग अलग ही रखना है। 600 एट द रेट ऑफ 20, 200 एट द रेट ऑफ 24, इन्हें आप सेपरेटली ही रखेंगे। 15 फरवरी को सोल्ड हुए हैं 200 यूनिट्स। 15 फरवरी को सोल्ड हुए हैं आपके पास 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30। तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। पहली बात, ये मेरे किसी काम का नहीं है। स्टोर्स लेजर में रिसिप्ट भी कॉस्ट पे आती हैं, इशू भी कॉस्ट पर आती हैं। तो ये मैंने 200 यूनिट्स जो इशू किए हैं, इसकी कॉस्ट मुझे चाहिए। क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज करने के लिए सेलिंग प्राइस दे रहा है, आपने बोलना हम कंफ्यूज होने वाले नहीं है, ठीक है? तो इनकी कॉस्ट मुझे कहां से लेनी है? मुझे अपना कंसेप्ट फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी पहले सबसे पुराने वाले देखूंगा। तो 20 रुपीज वाले 600 यूनिट्स हैं, उसमें से 200 यूनिट्स मैंने सेल कर दिए, तो यहां लिखूंगा 24,000। बहुत ध्यान से, 600 वाले टोटल यूनिट्स में से जब 200 यूनिट्स चले गए, तो अब यहां ध्यान से समझना, यहां आएगा अब 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, वरना आप सारी गलती कर दोगे। जो भी स्टॉक गया है वो पहले मैंने सबसे पुराने वाले स्टॉक में से इशू किया है, तो पुराने वाला स्टॉक अब मेरे पास कितना बच गया है? 400 यूनिट्स बच गया है। सोचिए, क्या बहुत डिफिकल्ट है? 30 रुपीज वाला प्राइस, सेलिंग प्राइस मेरे किसी काम का नहीं है, वो स्टोर्स लेजर में काम नहीं आएगा। फिर 1 अप्रैल को आपने परचेज किए 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30। 1 अप्रैल को परचेज किए 300 यूनिट्स, अब की बार रेट हो गया 30 रुपीज। बताइए स्टॉक कैसे बनेगा? 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 एज इट इज आएगा। 200 यूनिट्स, ये 24 वाले बचे हुए थे। नए 300 यूनिट्स आपने 30 रुपीज वाले बाय कर दिए। लीजिए, फिफ्टींथ अप्रैल को आपने सेल किए हैं 400 यूनिट्स। अब सेलिंग प्राइस का मुझे कुछ भी नहीं करना होता। 15 अप्रैल को हमने सेल किए 400 यूनिट। ये 400 यूनिट्स मेरे पास जो पड़े हुए हैं पुराने, सबसे पुराने, वो 20 रुपीज वाले हैं, ये मैंने यहाँ पर इशू में दिखा दिए। और अब मैं कहूँगा कि मेरे पास स्टॉक में 200 यूनिट्स 24 रुपीज वाले बचे हुए हैं और 300 यूनिट्स 30 रुपीज वाले बचे हुए हैं। दिस इज माई स्टॉक एज ऑफ टुडे। लगा देंगे।
देन हमने परचेज किए 1 जून को 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। 1 जून परचेज किए 300 यूनिट्स, रेट बढ़ गया 40। अब यहाँ दिखाइए 200 यूनिट्स पड़े हुए हैं 20, 300 यूनिट्स पड़े हुए हैं 30 रुपीज वाले, और 300 यूनिट्स आज और आ गए 40 रुपीज वाले। ये मेरे आज की स्टॉक की पोजीशन है। लास्ट 15 जून को हमने सेल किए 350 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 रुपीज, इसको भूल जाइए। अब देखिए मैंने इशू किए हैं 350, तो 350 इशू किए हैं, तो सबसे पहले जो मेरे पास 24 रुपीज वाले हैं 200 यूनिट्स पहले इन्हें लिखूंगा। तो जब ये सारे के सारे खत्म हो गए तो फिर इसमें से 150 यूनिट्स लूंगा। सीक्वेंस में चल रहा हूं, पहले ये वाले लूंगा, उसके बाद ये वाले लूंगा। तो ये 200 यूनिट्स पहले ये लिए और 300 में से 150 लिए। अब यहां पर ये 150 बच गए 30 वाले, इस वाले में से 150 जब इशू हुए तो 150 यहां पर ये बैलेंस आ गए। ओके, ये हो गया 4500, ये हो गया 4500, और फिर 300 यूनिट्स 40 रुपीज वाले एज इट इज। और क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। तो ये बन गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने परपेचुअल मेथड में स्टोर्स लेजर कैसे बनेगा एज पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ये हमने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड के पास। सेकंड मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि आपने सारी वैल्यू को टोटल कर लेना है और उसे टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। तो जो रेट आपके पास आएगा उसी को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्राइस। और अब की बार इशू में ये वाला प्राइस यूज होगा, सेलिंग प्राइस कभी भी यूज नहीं होता, इशू में ये वाला प्राइस यूज होगा। आइए जी, और मेरे साथ साथ हम लोग चलिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन में हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कर लिया है। अब वो कह रहा है कि आपने वेटेड एवरेज प्राइस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये जो हम स्टोर्स लेजर बना रहे हैं ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ही है। आइए जी इसका फॉर्मेट ड्रॉ करें। डेट, रेसिप्ट्स, इश्यूज और बैलेंस। अकेले हम अकेले तुम सर, कैसे अकेले हम अकेले तुम, ये तो हम पहली बार कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। बात तो तुम्हारी ठीक है। यहां लिख देते हैं 2008, फर्स्ट डेट थी 1 जनवरी, 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20। 1 जनवरी 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20।
600 units at the rate of नेक्स्ट 1 फरवरी 200 यूनिट्स परचेज किए 24 पर 1 फरवरी 200 यूनिट एट द रेट ऑफ बेटे एक वेटेड एवरेज मेथड ऐसा है जिसमें हम सब कुछ कंबाइन करेंगे। तो पहले मैं वैल्यू कंबाइन करूंगा, ध्यान से देखना। मेरे पास पहले 12,000 रुपीज या अमाउंट के गुड्स थे, अब मैंने 4800 रुपीज के और गुड्स परचेज कर लिए। तो आप इस वैल्यू को टोटल कर दो, यानी मेरे पास अब टोटल 16,800 मैंने खर्च किए। पहले मेरे पास 600 यूनिट्स थे और अब मेरे पास 200 यूनिट्स और आ गए, तो मेरे पास हो गए 800 यूनिट। वैल्यू को जोड़ लीजिए, क्वांटिटी को जोड़ लीजिए, उसके बाद रेट को कैसे निकालना है, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। $16,800 डिवाइडेड बाय 800, प्राइस आ गया 21 रुपीज। ये डेसिमल में भी आ सकता था, अगर डेसिमल में आता तो मैं 2 डेसिमल तक ले लेता। ओके, वेटेड एवरेज टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, जो रेट आएगा वो ऑटोमेटिकली कहलाएगा वेटेड एवरेज रेट। 15 फरवरी को हमने 200 यूनिट सोल्ड किए। 15 फरवरी को हमने 200 यूनिट सेल किए। अब आप देखेंगे तो मैंने सबकी एवरेज निकाल रखी है, तो मैं 21 रुपीज पर इसको इशू कर दूंगा और 600 यूनिट्स 21 रुपीज पर बैलेंस दिखा दूंगा। $12,600 लीजिए। डेसिमल नहीं थे, वरना डेसिमल की वजह से मुझे थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की मेहनत करनी पड़ती है। 1 अप्रैल को परचेज किए 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। ओ 300 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 30 रुपीज। सर हम बताएंगे अब की बार क्या करना है। मैंने कहा जी चलिए आप बताइए। सर वैल्यू को कंबाइन कर दो, 12,600 और 9,000 को कंबाइन कर दो तो 21,600। क्वांटिटी को भी कंबाइन कर दो 900। अब सर देखो प्राइस क्या बन रहा है, 21,600 डिवाइडेड बाई 900, 24 रुपीज। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, लीजिए हो गया। कुछ बच्चों को ये वाला मेथड अच्छा लगेगा, कुछ बच्चों को वो वाला अच्छा लगेगा, और कुछ मेरी तरह होंगे सर क्या फर्क पड़ता है, 2 क्वेश्चन बनाएंगे, दोनों मेथड आ जाएंगे, फिर जो मर्जी लिख। हमने ये यहां तक कर लिया। 15 अप्रैल को हमने 400 यूनिट सेल किए। 15 अप्रैल को 400 यूनिट के, अब सब एक ही प्राइस के हैं, हो जाएगा 0 0 4 4 16, 1 कैरी 9600, और यहाँ बच जाएगा 500 24, और ये हो जाएगा हमारा 12,000। अगेन जल्दबाजी में एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। परचेज किए 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। परचेज किए 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 40। निकालिए वैल्यू, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप निकालिए। सर हम तो क्या करेंगे, 12,000 पहले था, 12,000 ये है, 24,000 ये हो गया 800 यूनिट्स, तो 24,000 रुपीज में मेरे पास 800 यूनिट्स की
गुड्स हैं, एक यूनिट का प्राइस 30 रुपीज एडजस्ट हो गया। जून को 350 यूनिट्स, 30 रुपीज के 10,500, 450 यूनिट्स बच गए 30 रुपीज, 13,500। अब की बार वेटेड एवरेज मेथड लेंगे तो ये हमारा स्टॉक आएगा। आइए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, not allowed. This method is not allowed, but frequently asked in the यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो आपको बता दूं, प्रैक्टिकली ये मेथड अलाउड नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ये मेथड कहता है गुड्स परचेज्ड इन द लास्ट विल बी सोल्ड ऑब्लिक इश्यूड फर्स्ट। पहले हम ये मान के चलते थे कि पुराने वाले गुड्स में पहले सेल करता हूं, लेकिन ये मेथड उल्टा है। ये कहता है जो अभी नया स्टॉक आया ना वो पहले बेच दो। तो ये कॉमन सेंस वाला मेथड नहीं है, इसलिए कम ये मेथड यूज होता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं, रेयर हैं, जिनको ये वाला मेथड सूट करता है। पर AS2 कहता है गगन ये वाला मेथड इंडिया में अलाउड नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इसलिए लिफो मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। सर यहाँ एग्जाम में आप देखिए तो हमसे फीफो मांगा गया था, वेटेड एवरेज मांगा गया था, लीफो नहीं मांगा गया था। तो लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन लीफो से भी करा देता हूँ, जिससे आप लीफो में भी कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो ये हम एडिशनल कर रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं मांगा है। बनाएंगे स्टोर्स लेजर, मेथड लीफो। रिसिप्ट्स इशू, फर्स्ट ऑफ जनवरी, ईयर ऊपर लिख देते हैं। 600 यूनिट्स at the rate of 20, 600 unit at the rate of 20. Okay. 1st February 200 units at the rate of 24. 1st of February 200 units at the rate of 24. अब यहाँ 620 और 200 15th February sales 200 units. 15th February sales 200 units. अब क्योंकि हमारा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम ये मानेंगे कि हमने नीचे से अब गुड्स को सेल करना शुरू करना है। तो ये सारे के सारे 200 यूनिट्स अब हमारे सोल्ड हो गए।
और हमारे पास 600 यूनिट्स 20 रुपीज वाले ये एज इट इज बच गए। नेक्स्ट 1 अप्रैल 300 यूनिट्स परचेज किए, न्यू रेट हो गया था 30, स्टॉक आ गया 620 रुपीज वाला, 330 रुपीज वाला। 15 अप्रैल को सेल्स किए 400 यूनिट। अब अगर आप ये वाला डाल लेंगे तो इसका मतलब आपको मेथड समझ में आ गया। हमने नीचे से स्टार्ट करना है, तो नीचे से 30 रुपीज वाले हमारे पास 300 यूनिट्स हैं, तो पहले हमने ये वाले सेल करने हैं। 300 यूनिट्स 30 वाले सेल हो गए, और रिमेनिंग 100 यूनिट जो मैंने सेल किए अब वो मुझे 20 वाले में से लेने पड़ेंगे। स्टॉक मेरे पास बच गया होगा कितना, 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20। बोलो जी, पहले मैंने यहां से शुरू किए 300, लेकिन मैंने तो 400 यूनिट सेल किए थे, तो फिर बचे हुए 100 यूनिट्स मैंने यहां से इशू, बस उल्टा चल रहा हूं। फीफो में हम ऊपर से चल रहे थे, लीफो में हम नीचे से चल रहे हैं, बस यही आपने देखना है। फर्स्ट ऑफ जून को 300 यूनिट्स परचेज किए, 1 को 300 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 40। 500 यूनिट्स हमारे पास पहले से थे, 300 यूनिट्स हमने और परचेज किए। ऑफ जून 350 यूनिट्स हमने सेल कर दिए। अब बताइए 350 यूनिट्स कैसे सेल होंगे। पहले 300 यूनिट्स 40 रुपीज वाले सेल करेंगे, और फिर बचे हुए 50 यूनिट्स 20 रुपीज में से सेल करेंगे। स्टॉक में बच गए 450 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, 9000। लीजिए, हमने आपको आज की क्लास में एक तो सिखाया आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एक आपको सिखाया वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, ये दो मेथड ज़्यादा पॉपुलर है। लीफो मेथड जो मैंने लास्ट में बताया, ये मेथड कम पॉपुलर है, इवन AS2 अलाउ भी नहीं करता, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक से आप परपेचुअल मेथड जिसमें स्टोर्स लेजर बना हो उसके लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और बातें आपको बताएंगे, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। तो आज मैं यहीं रुकता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जो आज की वर्किंग है वो समझ में आई होगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।